हेलो नमस्कार, का हाल बा? सब ठीक बानू? आज हमारे साथ सौरभ जी हैं जो कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है बिहार एंड झारखंड रीजन में। और ये एसएससी सीजीएल 2022 के माध्यम से बने हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। ये अपनी जर्नी जो है शेयर करेंगे। और सौरभ जी, क्या हाल है? सब बढ़िया। आदित्य जी, आप बताइए। हमारा भी बढ़िया है। और लोग जो है स्ट्रेटजी जानना चाहते हैं कि आपने जो है कौन कौन सा तरीका अपनाया, कौन कौन सा माध्यम चूज किया, क्या आपका जो है पूरा जर्नी रहा, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप थोड़ा सा दर्शकों को बताइए कि आपने जो है इंटरमीडिएट कब किया था? मैंने अपना इंटरमीडिएट 2015 में फाइनल किया था। साइंस सब्जेक्ट से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मेरी सब्जेक्ट थी। मैंने बिहार के, मैं मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूँ, तो वहाँ मैंने एलएस कॉलेज से इंटरमीडिएट अपना कंप्लीट किया है। अच्छा, इंटरमीडिएट करने के बाद जो है मतलब बेसिकली एक इंटरमीडिएट से ग्रेजुएशन का समय होता है। तो उस बीच में आप एसएससी की तैयारी करते थे या फिर तैयारी जो है उसके बाद किए, कब किए, इसके बारे में मतलब एसएससी के बारे में कब आपको पता चला या पहले से पता था? नहीं, एक्चुअली हम इंटरमीडिएट के बाद थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन रहता है कि आगे क्या करना है। मेरा मन था कि बीसीए करें। फिर उसी आसपास मेरे एक भैया हैं, उनका रिजल्ट आ गया पीओ में। तो उसके बाद हो गया कि नहीं, उनका आया है, होता है कि किसी फैमिली मेंबर का कुछ अच्छा होता है तो उसकी तरह चलो, आप उसकी तरह करना है। तो उसके हिसाब से फिर मैंने इंटरमीडिएट साइंस से करने के बाद फिर मैंने अकाउंट्स ले लिया, ये सोच के कि फिर तैयारी करने में ज़्यादा पढ़ना नहीं हो, क्योंकि साइंस में बेसिकली पढ़ना भी ज़्यादा होता है अकाउंट्स की तुलना में। तो उसके बाद फिर पार्ट वन में तो हम सोचे थे कि तैयारी करेंगे, लेकिन क्योंकि मेरा आई कॉम नहीं था, इस वजह से मुझे बी कॉम करने में काफ़ी दिक्कत आई ये शुरू में कुछ समझने में, क्योंकि बेसिक इंटरमीडिएट में होता है उसका। तो इसकी फिर मुझे दिक्कत होगी, तो फिर मुझे पहले साल पूरा प्रॉपर अकाउंट्स पढ़ना पड़ा। फिर मैंने सेकेंड ईयर से मुजफ्फरपुर में कोचिंग है, दृष्टि कोचिंग सेंटर, तो वहाँ मैंने एडमिशन लिया। और वहाँ से मैंने बेसिक, उस समय तो कुछ मतलब पता था कि एग्जाम ऐसे होता है, बट कुछ कि क्या क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से उनका अप्रोच होता है, तो ये सब कुछ पता नहीं था। तो मैंने अपनी कोचिंग वहाँ पे ज्वाइन किया। फिर वहाँ से मैंने बेसिक मतलब सेकेंड ईयर के लास्ट में मैंने वो मतलब लगभग 2017 के आसपास आप हाँ, जो है 2017 जनरल कंपटीशन के क्षेत्र में कूद गए कि अब जो है आपको कोई एग्जाम क्रैक करना है या कुछ भी जो है लोगों के लिए एक मोटिवेशन बनना है, इस तरीके का आपके दिमाग में ये ऐसा सोच आया। तो जैसे 2015 में आपका इंटरमीडिएट हुआ, लगभग 18-19 के आसपास में जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, 18 में। तो इस बीच में और आपका पहला जॉब कब लगा, और उस जॉब के बीच में आपने लगभग कितने एग्जाम ऐसे थे जिसमें आपको फेलियर मिला, थोड़ा सा बताइए। हाँ, तो एग्जाम मैंने 2018 से जब मैंने तैयारी शुरू की, तो उसके बाद सबसे पहले मैंने CHSL 2018 का फॉर्म भरा था। उसमें मैंने प्री में मुझे प्री में मुझे 126 के अराउंड कुछ नंबर आए थे, और कट ऑफ 134 कुछ गया था। तो मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ। तो उस टाइम तो मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी, स्टार्ट तुरंत किया था। तो मैंने पहले, उसके बाद मैं साइमल्टेनियसली शॉर्ट हैंड भी सीखता था, क्योंकि शॉर्ट हैंड की भी मैं तैयारी करता था कुछ दिन। तो आधा ध्यान मतलब पहले मुझे, फिर कुछ लोगों ने बोला कि इधर एसएससी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो शॉर्ट हैंड कर लो, शॉर्ट हैंड में बच्चे नहीं मिलते हैं, सीट खाली चली मतलब जाती है। स्टेनोग्राफर का स्टेनोग्राफर, मतलब बेसिकली एक लोगों का होता है कि जो स्किल टेस्ट सीख जाएगा, उसका नॉलेज अगर ठीक ठाक है तो वो स्टेनोग्राफर तो बन ही जाएगा। तो ये सोच के आपने स्किल टेस्ट जो शॉर्ट हैंड जिसको बोलते हैं वो भी आपने पढ़ा था? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। शॉर्ट हैंड की तैयारी मैंने शुरू कर दी। तो फिर एक तरफ से ये चल रहा था, एक तरफ से ये चल रहा था, तो दोनों के बीच में मतलब बस यही था कि बस जल्दी से जल्दी नौकरी लग जाए। तो उसी चक्कर में फिर बीच में एग्जाम, फिर स्टेनो का भी एग्जाम दिए। तो स्टेनो में क्या था कि रिटर्न मेरा क्लियर हो जाता था, क्योंकि उसमें कट ऑफ उतना जाता नहीं था, और उसमें मैथ्स रहता नहीं था। तो बेसिकली मैथ्स मेरा थोड़ा वीक था, इंग्लिश में ठीक ठाक मार्क्स आ जाते थे। तो उसकी वजह से मेरा प्री तो क्लियर हो जाता था, बट उसका स्किल टेस्ट क्लियर नहीं हो पा रहा था। और ना उधर मतलब आधा फोकस मेरा शॉर्ट हैंड की तरफ था, फिर आधा इधर एसएससी सीजीएल की तरफ था। बट उसकी भी मतलब उस टाइम कुछ ज़्यादा समझ में बस था कि किसी तरह एक जॉब लग जाए। उसके बाद मुझे पहली बार जैसे सीजीएल का भी प्री निकला, बस एक प्री नहीं निकला, उसका प्री निकलता, क्योंकि मैं पढ़ाई करता था ध्यान से रेगुलरली। तो प्री उसके बाद सारा निकला, लेकिन फिर मेंस का लेवल भी ज़्यादा था। फिर 18-19 में प्री निकलता था, मेंस नहीं होता था। फिर फाइनली जाके एसएससी एमटीएस 2019 में मुझे फाइनली सिलेक्शन मिला, एक पोस्ट मिला, जिसमें मैं सर्वे ऑफ इंडिया बैंगलोर में मुझे पोस्टिंग मिली। तो मैंने 2021 नवंबर में वहाँ ज्वाइन किया पहली बार। चलिए, तो मतलब ये 2021 में आप ज्वाइन किए, और इस बीच में जो है मतलब और लगभग कितने एग्जाम ऐसे रहे जहां आपको फेलियर मिला? बीच में वही जो भी, और एक था कि मैं सिर्फ एसएससी की फॉर्म्स फिल करता था, उसके अलावा कोई नहीं। उसके अलावा रेलवे या स्टेट के जो एग्जाम आते थे उनमें आपका ध्यान नहीं कुछ था? भी नहीं। मेरा एक था कि एक चीज को फोकस किया, तो फिर एक चीज को ही करना है, एसएससी मतलब एसएससी।
जो भी मतलब पहले तो था कि एक जॉब निकल जाए, पहले तो एमटीएस भी लगता था कि एमटीएस भी मतलब स्टूडेंट लाइफ में तो कुछ पैसा आता नहीं है, एमटीएस की सैलरी भी लगता था कि 28,000 सैलरी मिलेगी तो बहुत कुछ कर लेंगे। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात होती है उस समय जब आपके पास जॉब नहीं होता है तो लगता है कुछ भी हो जाए। हाँ। तो मतलब ऐसे भी, और जैसे आप बता रहे हैं कि आपने सिर्फ एसएससी का ही फॉर्म भरा था, तो उसके पीछे एक मैंने कहीं कोर्स पढ़ा था कि जो मतलब अलग अलग खरगोश पकड़ने के चक्कर में रहते हैं उनसे कुछ भी नहीं पकड़ा जाता है। हाँ, बट मेरा भी एक डिस्ट्रैक्शन था इसमें स्टेनोग्राफर का, जो मैं तो उसको भी मैं कर रहा था कि कहीं इसमें हो, क्योंकि प्री उसका हमेशा मेरा अच्छे मार्क्स से क्लियर होता था, बस इतना रहता था कि स्किल क्लियर हो जाएगा तो पक्का मेरिट में नाम आया, ग्रेड सी उसमें होता था, ग्रेड सी ग्रेड डी, तो ग्रेड डी तो पक्का मिल जाएगा, और कट ऑफ मेरा मतलब ग्रेड सी का भी क्लियर रहता था, बट वही एक मेरा भी डिस्ट्रैक्शन था वहाँ पे। अच्छा, मतलब वो तो छोटा मोटा मतलब दिमाग में अलग अलग इशू आएंगे ही, किसी का हो जाएगा, आपका नहीं हो रहा है, आपके साथ के दोस्त का तो लगेगा यार वही सही था कि कम से कम उसका हो तो गया। तो ये सारी चीजें जो है मतलब होती है। और एक चीज और बताइए, जैसे आपने सीजीएल जो दिया, वो सीजीएल मतलब कौन से अटेम्प्ट में आपका सीजीएल निकला? ये सीजीएल मेरा ये तीसरे अटेम्प्ट में निकला, मतलब 20, 21, 22? नहीं, तीसरे नहीं, चौथे में निकला। 19 भी मैंने दिया, 20 भी दिया, 21 भी दिया, और 22 में तो मेरा क्या था कि 19 में मेरा प्री क्लियर हो गया, मेंस में लटक गए, फिर उसके बाद 20 में प्री क्लियर हो गया, मेंस हो गया, डिस्क्रिप्टिव भी दे दिया, बट उतने मार्क्स नहीं थे कि मतलब कि जाके डीबी में जाए, मतलब डीबी में टाइम वेस्ट वाला सिचुएशन। हाँ, क्योंकि वो मार्क्स ही नहीं था मेरा कट ऑफ से जस्ट, जो डीबी में बुलाते हैं तो उसमें काफी बच्चों को बुलाते हैं, आप लोग को मालूम है, तो उसमें मेरा 1 मार्क्स शायद ज्यादा था उससे, तो पक्का पता मतलब आपको पता था कि कोई फायदा है नहीं जाने से। हाँ, फिर 2021 का क्या हुआ? 21 का हुआ क्या कि मेरी एमटीएस की ज्वाइनिंग थी उस टाइम, सेम टाइम में वो उसका डिस्क्रिप्टिव था, तो डिस्क्रिप्टिव मैंने उसका छोड़ दिया क्योंकि मुझे वहाँ ज्वाइन करना था, और उस टाइम मुझे एक होता है ना कि जॉब लग जाती है तो 3-4 महीने से फिर पढ़ाई, फिर बैंगलोर में जाना है, सेटल होना है, बिहार से हमेशा शुरू से घर पे रहे थे, कभी बाहर गया नहीं था, सिंगल, कुछ बच्चे बाहर रह के पढ़ाई करते हैं घर से बाहर, तो मेरा कभी ऐसा हुआ नहीं था, तो पहली बार घर से बाहर जाना था, तो दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं, तो उसी चक्कर में फिर मैंने सोचा कि नहीं, पहले एक जॉब निकल गया, पहले उसको ले लेते हैं, बाद में फिर देखेंगे, क्योंकि उस टाइम मन भी नहीं करता था कुछ पढ़ने का, बस दिमाग में था कि चलो हो गया है, पहले वहां जाके ज्वाइन करना है। मतलब एक तरीके से कंफर्ट जोन में भी जा चुके थे। तो जो आपका एमटीएस था वो कौन से डिपार्टमेंट में थे आप? मेरा सर्वे ऑफ इंडिया में था, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर एक डिपार्टमेंट है, सर्वे ऑफ इंडिया में थे। अच्छा, आपने जो स्कूलिंग वगैरह किया है, जो इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन किया है, ये सीबीएसई बोर्ड से किया है या बिहार बोर्ड से किया है? बिहार बोर्ड से था, मतलब शुरू से क्लास 1 to क्लास 7 सीबीएसई बोर्ड से थे। वहाँ मुजफ्फरपुर में एक विद्यान स्कूल है, तो उसमें क्या था कि उसमें आपको 7 के बाद चेंज करने का ऑप्शन था कि आप बिहार बोर्ड से भी जा सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड से भी जा सकते हैं, तो 7 के बाद हम बिहार बोर्ड में शिफ्ट कर गए थे। 7 तक मतलब स्कूल जो था सीबीएसई से था, 7 के बाद फिर बिहार बोर्ड में मेरा हो गया था। चलिए, ये भी बढ़िया। मतलब बिहार बोर्ड से मेरा तात्पर्य ये था जोर डालने का कि बहुत सारे लोग हैं वो बोलते हैं कि बिहार बोर्ड से हम पढ़े हैं, भाई हमको तो इंग्लिश नहीं आता है। हाँ, मैं बताना अपना थोड़ा इंग्लिश का स्ट्रेटजी बेसिक से शेयर कीजिएगा कि पहले जब आप 10th में थे, इंटरमीडिएट में थे, तब आपकी इंग्लिश कैसी थी, जब आप कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में उतरे तो आपकी इंग्लिश कैसी थी, फिर उसके बाद आपने कैसे कैसे इंप्रूव किया, एक बार थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिए। हाँ, तो मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि मैंने जब 10th का एग्जाम दिया था उसमें मुझे इंग्लिश में 39 मार्क्स आए थे, इंग्लिश का जो बोर्ड का पेपर होता है उसमें सिर्फ 39 मार्क्स आए थे, तो उस टाइम लगा था कि पापा ने भी रिजल्ट दिया कि इंग्लिश में इतना कम नंबर आएगा, आजकल इंग्लिश का जमाना है, इंग्लिश में इतना कम नंबर आया है, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन फिर बाद में फिर 12th में फिर मतलब यही था, फिर हम सोच रहे थे कि साइंस लेंगे, उसमें इंग्लिश रहेगा, इंग्लिश में ही पूरा साइंस इंग्लिश में ही रहता है। फिर वहाँ मुजफ्फरपुर में कुछ ज़्यादा टीचर थे नहीं जो हिंदी में पढ़ाते थे, पहले मैंने कोशिश किया था कि हिंदी वाले कुछ टीचर मिल जाएं तो हिंदी से ही कर लेंगे, फिर लेकिन पता चला कि उतना कुछ ऑप्शन नहीं है, तो फिर इंग्लिश से ही करना पड़ेगा। बट उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे इंग्लिश पे ध्यान देना शुरू किया, वर्ड्स मीनिंग बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग याद किए। ये एमबी पब्लिकेशन का एक बुक आता है जिसका मैं नाम लेना चाहूँगा। हाँ, एमबी पब्लिकेशन, अजय कुमार सिंह का जो आता है, तो वो एक टाइम पे था कि वो पूरा बुक मैंने इतने अच्छे से पढ़ा, उसका एक एक वर्ड कहीं से भी कभी भी कोई पूछ दे तो मतलब आता था, इतना मैंने उसको याद रखा। पहले अपनी वोकैब सही करनी, क्योंकि जहाँ से भी कोई वीडियो देखो, किसी से पूछो, सब लोग का यही कहना था कि पहले जितने वोकैब्स आपके पास होंगे उतनी आपकी इंग्लिश बढ़िया होगी, क्योंकि आपको पहले सबसे पहले समझना आना चाहिए कि कह क्या। अगर आपको कुछ रूल्स भी पता नहीं है, फर्स्ट मतलब प्राइमा फेसी सिचुएशन है कि रूल्स भी पता नहीं है, अगर आप समझ पा रहे हैं कि क्या है वो चीज़, तो फिर आप उससे अपना कुछ क्वेश्चंस को आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं इंटरप्रेट करके। तो ये रहा आपका इंग्लिश का मतलब स्ट्रेटजी की, बेसिकली आपने एकदम 0 लेवल से शुरू किया, और आपने बताया कि आपका 39 नंबर्स थे 10th क्लास में इंग्लिश में। और ये जो सीजीएल मेंस 2022 हुआ, उसमें आउट ऑफ 45 क्वेश्चन कितने सही थे? मेरे 44 क्वेश्चन उसमें सही थे। क्या बात है, मतलब 45 में 44 इन्होंने सही किया, एक सिर्फ गलत क्वेश्चन हुआ। और मतलब ये चीज आप लोग समझ सकते हैं कि इन्होंने 39 नंबर आउट ऑफ 100, 39 नंबर जो इंग्लिश में लाए, वहां से इन्होंने अपने इम्प्रूवमेंट का एक सोच लाया अपने अंदर कि मुझे इम्प्रूव करना है,
और 44 क्वेश्चन इन्होंने 45 में से सही किए। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। और मतलब आपने सिर्फ इंग्लिश एमबी पब्लिकेशन से किया था या इसके अलावा कोई और भी बुक और रिसोर्सेज को ट्राई किया था? मैंने जैसे कि बताया कि दृष्टि कोचिंग में जाता था, वहाँ पे एक सर आते थे कंचन पांडे, मैं उनका भी जिक्र करना चाहूंगा। उनका एक था कि जैसे थोड़ा मन तो नहीं लगता है शुरू में पढ़ने में, तो क्या करते थे ना कि मतलब क्लासेस के बाद बोर्ड पे 20-20 वर्ड लिख देते थे, उसको याद करा, बोलते थे कि नहीं अभी क्लास में याद करना है तभी छुट्टी मिलेगी, इस तरह से। तो 20 वर्ड डेली का, मतलब एक होता है ना कि शुरू में आपको आदत नहीं होगा, फिर 5 वर्ड आप याद करना शुरू करो, तो 5 वर्ड याद करने में आपको हो सकता है आधा घंटा लग जाए। फिर आप वहीं 10 दिन तक करोगे तो फिर आपको वो चीज़ 15 मिनट में होने लग जाएगा। फिर आपको लगेगा यार 5 वर्ड तो 5 मिनट में हो जाएगा। फिर आप धीरे धीरे ऐसी कैपेसिटी आपकी बिल्ड होती है, तो फिर आप धीरे धीरे उसको। तो मतलब आपने कोई स्मार्ट वे नहीं अपनाया, सीधा एकदम बजरंगबली के भक्त की तरह पूरा पहाड़ उठा लिए कि चल दिए तो चल दिए? पूरा मतलब मेहनत आपने किया है। भले ही वो मेहनत अभी यहाँ दिख नहीं सकता, लेकिन जो लोग तैयारी कर रहे हैं इस चीज को रियलाइज कर सकते हैं कि किस लेवल से इन्होंने इंग्लिश को ऊपर किया है। इसके बाद जो है अपना थोड़ा मैथ का स्ट्रेटजी बताइएगा। अभी आपने बताया कि आपका मैथ कमजोर था, तो मेंस में आपके मैथ में कितने सही हुए थे 30 क्वेश्चन में? 30 क्वेश्चन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कितने सही हुए थे, बट शायद 28 क्वेश्चन सही होंगे। मैथ में थोड़ा सा कम लगे था, रीजनिंग भी 28 या 29 सही हुए थे, मतलब एग्जैक्टली नंबर नहीं आता, बट 28 29 ऐसा, मैथ्स 28, रीजनिंग। हाँ, बात यह है कि अब एग्जाम जो है वो मार्च में हुआ था 2022 में, और 2023 मार्च में हुआ था, और अभी ये 2024 का फरवरी मार्च का समय चल रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान उतर जाता है। मैथ के लिए जो है आपने कौन सा बुक मतलब शुरू में बनाया, फिर या कौन से टीचर को फॉलो किया, यूट्यूब वगैरह से कहाँ से आपने करा, एक बार थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालिए। हाँ, मैथ्स में भी था, तो मैं जिस कोचिंग में पढ़ाई करता था, मैंने पढ़ाई की थी, उस कोचिंग में क्या था कि मैथ्स में आर्य अग्रवाल का बुक चलता था, एक आर्य अग्रवाल का जो आता है ना अंक गणित, वो बुक था। तो उस बुक से हमारी कोचिंग में पढ़ाई होती, तो उसमें थे कि कुछ बच्चे, जैसे हम लोग बिगिनर थे वहाँ पे, तो बिगिनर में होता है कि छोटी छोटी चीज, जैसे कि वहाँ से होमवर्क मिलता था 1 से 30 तक आपको बना के आना है। तो 1 से 30 तक में मेरा 5 नंबर क्वेश्चन नहीं बना, 8 नंबर क्वेश्चन नहीं बना, 10 नंबर क्वेश्चन नहीं बना, और कोई बच्चे आते थे बोलते थे सर 50 तक बना लिए, 52 नंबर बताइए। तो उस टाइम में थोड़ा सा इंफीरियोरिटी आती है कि सबके बीच में पूछेंगे, थोड़ा सा ह्यूमिलिएशन भी होता होगा कि बताओ 52 पे है, मैं सिर्फ 5 नंबर पूछ रहा हूँ। तो इस तरह से मैथ्स में कोचिंग में मतलब मोर और लेस उतना नहीं हो पाया। बेसिक मतलब जो अरिथमेटिक पोर्शन था वो तो ठीक था, बट एडवांस मैथ में जो होता है सर्कल, आपको ज्योमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह हो गए, तो इस सब में मतलब मामला सब ऊपर से जा रहा था, बाउंस कर रहा था, मतलब उस टाइम पे तो समझ में नहीं आता। फिर पहले तो मैंने प्राइमरी, वहाँ पे मेरा एक दोस्त था दिवाकर, जो कि मैथ्स ऑनर्स से था, तो उसने काफ़ी हेल्प की मुझे मैथ में। तो मैथ में उसकी वजह से कोचिंग से ज़्यादा कुछ हेल्प मिला नहीं, क्योंकि वो सब वहाँ से बाउंस कर जाए। फिर होता है ना कि हमारी कोचिंग खत्म हो गई, फिर हम लोग साथ में बैठ के पढ़ाई करते थे, ग्रुप स्टडी, मतलब वही प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हाँ, बस मतलब आपने प्रैक्टिस किया। और मतलब मैथ के लिए और कौन कौन से बुक्स को आपने प्रैक्टिस किया? मैथ्स के लिए बताना चाहेंगे, पहले तो आर्य अग्रवाल को 2 बार खत्म किए, उसके बाद एमबी पब्लिकेशन का एक ये एडवांस मैथ्स आता था, तो एडवांस मैथ्स शुरू में मुझसे हो नहीं पा रहा था, तो उसके बाद एमबी पब्लिकेशन का एडवांस मैथ्स मैंने बनाना शुरू किया, फिर उससे प्रैक्टिस करी, उसको भी 2-3 बार बनाया एमबी वाले जो एडवांस, क्योंकि हमारी तरफ से एमबी का उस टाइम कुछ ज़्यादा क्रेज था। तो एमबी जो इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश से मुझे काफ़ी फायदा हुआ था एमबी बुक से, तो मुझे लगा कि एमबी पब्लिकेशन को ही फॉलो करेंगे, क्योंकि एक वो मतलब होता है ना अटैचमेंट, की इंग्लिश सुधर गया इसी बुक से तो मैथ्स भी सुधरेगा इसी बुक से, ऐसा वाला मतलब एक फेथ था आपका, मतलब उसमें विश्वास था कि आपका यही एक रास्ता है। एमबी पब्लिकेशन। तो मतलब जैसे लोगों में बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन आ जाता है कि मुझे कौन सा बुक बनाना चाहिए, ये बुक बनाना चाहिए कि वो बुक बनाना चाहिए, 75 बुक खरीद लेते हैं। तो आप इनसे सीख सकते हैं कि आपके पास जो बुक है पहले वही बनाइए, नहीं तो बहुत सारे यूट्यूबर आएंगे कल के डेट में बोलेंगे ये वाला बुक बहुत अच्छा है, रिव्यू दे देंगे बनाइए, फिर परसों आएंगे एक और बुक देके चले जाएंगे कि इसको बनाइए। तो वो काम नहीं करना है, आपके पास जो बुक है वो बुक बनाइए, सारी बुक अच्छी होती है। ऐसा इसमें ये नहीं होता कि ये बुक खराब है वो बुक खराब है, पहले उसको 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस कीजिए, फिर उसके बाद लगे कि अब इससे को प्रैक्टिस करने के बाद नहीं हो रहा है तो कोई दूसरा बुक उठाइए। तो मतलब बेसिकली आपने आर्य अग्रवाल का बुक बनाया था। बेसिक मैं बोल सकता हूँ कि आर्य अग्रवाल से उससे अरिथमेटिक मेरी सही हो गई थी। उसके बाद फिर आपको एडवांस के लिए मैंने एमबी पब्लिकेशन का बुक यूज किया, और उसके बाद उसके बाद उस टाइम तक यूट्यूब का उतना मैं यूटिलाइज नहीं करता था। और होता क्या था कि जैसे कि एक 50 क्वेश्चन मिल गया बनाने के लिए, तो उसमें 1-1.5 घंटे लगेंगे बनाने में। क्वेश्चन तो बन जाएगा बट टाइम कंज्यूम ज्यादा हो जाता था। मतलब हमको लगता था कि पता नहीं एग्जाम में कैसे 25 मिनट में 25 क्वेश्चन बना लेते हैं, कैसे बना पाएंगे, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था। और बेसिकली ये एडवांस में होता था। उसके बाद फिर वही लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन में अभिनय शर्मा का वो जो आया था सीरीज चलाई थी उन्होंने, अभिनय सर का टीचर जो है, हाँ सब लोग जानते होंगे, बहुत रिनोन टीचर हैं।
तो उनकी एक सीरीज आई थी, तो मैंने उसको फॉलो A to Z क्वांट बैच हाँ, करके A to कुछ Z आया था, कुछ 91 डेज या 87 ऐसा 84 कुछ डेज था। का ऐसा कुछ सीरीज हाँ था। उनका तो प्लेलिस्ट भी अभी भी हाँ, यूट्यूब वो पे पड़ा अभी भी हुआ है, है। वो काफी रिलेवेंट है। अगर जो करना चाहते हैं उससे भी आप कर सकते हैं। बेसिक तो आपको खुद करना पड़ेगा, बट अगर आपको उसमें अप्रोच एडवांस लानी है, आपको स्मार्ट तरीके से करना है, तो आपको कुछ अलग सोर्सेज का मतलब इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको उसको यूज करना पड़ेगा। चलिए बहुत ही बढ़िया रहा आपका ये। और जीएस के लिए आपने क्या किया था? जीएस तो क्या बोले, जीएस सबसे वीक था मेरा जीएस, क्योंकि मुझे एक बार याद है एग्जाम में 7.5 नंबर आए थे जीएस में। तो कभी 7.5 आता था, कभी 15 आता था, कभी क्योंकि जीएस का कुछ मतलब कुछ वो फिक्स नहीं है कि आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो। और मैंने जीएस पे ईमानदारी से बोलूँ आदित्य जी, तो मैंने उतनी मेहनत भी नहीं की है जीएस पे, क्योंकि मुझे लगता था कि ये भी थोड़ा लक। लूसेंट को काफी मैंने याद किया अलग अलग टाइम में। लूसेंट का फिर जो एक ऑब्जेक्टिव वाला बुक आता है लूसेंट का, एक तो सब्जेक्टिव छोटा सा जो बुक आता है वो भी अब बड़ा आने लगे, मेरे पास छोटी वाली किताब थी वो। और उसके बाद जो उसका ऑब्जेक्टिव वाला, मैंने उससे बहुत ज्यादा रट्टा मारा उस बुक को। उसके बाद फिर करंट अफेयर्स का काफी ज्यादा उसमें परसेंटेज बढ़ गया हमारे एग्जाम में, जैसा कि सबको पता है। तो क्रेजी जीके ट्रिक चैनल है यूट्यूब पे, तो उससे मैं कुछ करंट अफेयर्स एग्जाम से पहले कुछ जैसे डांस फॉर्म्स आते हैं, तो डांस फॉर्म्स कुछ जो टॉपिक आर्ट एंड कल्चर जिसको बोलते हैं। हाँ हाँ, तो कुछ जो टॉपिक जो ज्यादा रिलेवेंट है, जिसका ज्यादा उसमें स्कोर का क्वेश्चन जिसका आता था, मैंने उस क्वेश्चन को यूट्यूब के सहारे से किया। बाकी फिर बेसिक, और हाँ एक सेट जो मैं बनाता था, जो भी सेट मैंने काफी, मैंने बोल सकता हूँ कि मोर देन 1000 सेट्स मैंने बनाए होंगे, मुझे याद भी नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा अनगिनत में काउंट। मतलब जीएस में आपने मोर देन 1000 सेट्स लगाए हैं? नहीं, जीएस नहीं, इन टोटल। मतलब टोटल आपने जो है अलग अलग, जैसे कौन कौन से बुक्स उसका लगाते थे, ऐप से या फिर जैसे कि पहले तो ऑफलाइन, ज्यादा ऑनलाइन मेरा उतना था नहीं, उस टाइम मेरे पास स्मार्टफोन नहीं था। 12th पार्ट 2 के बाद मेरे पास स्मार्टफोन आया, तो उस टाइम तक एक स्पार्क पब्लिकेशन का बुक आता था, जो सीएचएसएल का पूरा प्रीवियस ईयर देते थे सारे सेट का कंपाइल करके। हाँ। तो मैं उससे सॉल्व करता था। तो उसके बाद उसमें जो भी 25 क्वेश्चन जीके के रहते थे, उसका जो डिटेलिंग पीछे देता था, हाँ। उसमें मैंने बुक फॉलो करना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे बुक से याद करने में मजा नहीं आता था और हो भी नहीं पाता था। अब मुझे बोरिंग नींद आने लगती थी उस हिसाब से। तो फिर वो 25 क्वेश्चन जो रहते थे उसके पीछे, उसमें भले 5 क्वेश्चन सही हो, 6 सही हो, उससे लेना देना नहीं था। मैं पूरे 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था। उसमें से हो सकता था कभी 20 गलत हो जाते थे, कभी 10 गलत होते थे, 15 गलत होते थे। बट उसके बाद सारा उसका पीछे का जो भी उसका जो डिटेलिंग दिया था ना, उसको सारे को अच्छे से करते थे। तो इतने सारे मॉक बनाने के बाद एक तो ये बोलेंगे कि मतलब जीके में मेरा होता था ना कि सबकॉन्शियसली आपको याद होने लग जाता है, कि लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो हम पढ़े हुए हैं। तो एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, तो उस हिसाब से जैसे कि मेरा इसमें सीजीएल वाले में भी मेरे 44 मार्क्स जीएस में थे, जो मैंने सोचा भी नहीं था कि 44 मार्क्स मुझे जीएस में आएंगे। यही चीज है कि आपने जो है प्रीवियस ईयर पे हाँ, तो कमांड लाया, मतलब उसके पैटर्न को समझा कि पूछ क्या रहा है। हाँ, पूछ क्या रहा है। आसान भाषा में कहे तो नस को पकड़ा कि यही चीज बार बार घूम फिर के आ रहा है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, उसको नोट डाउन कीजिए और कीजिए, उसको कीजिए। हाँ, थोड़ा सा स्मार्टली उसको, मतलब जीएस में आपने बेसिकली एक स्मार्ट अप्रोच अपनाया। हाँ। और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये जो हम लोग पढ़ते हैं लगता है कि नहीं याद करेंगे। ऐसा नहीं, अगर आप हर दिन 100 क्वेश्चन से गो थ्रू होते हैं ना, तो आपको लगेगा कि आपको याद नहीं है, लेकिन कभी ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहता है वो चीज़। ये मैं खुद फील करता हूँ, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन से गो थ्रू होने में कुछ क्वेश्चन आता है तो मुझे कोई बोल दे कि ये आपको मिडाइवल इंडियन याद है कि नहीं, मिडाइवल टाइम, फिर प्राचीन भारत, जो भी होता है, गांधी योग, ये सब। तो अगर उस तरह से पूछने लगे तो मुझे कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपसे मुझसे आप क्वेश्चन पूछेंगे तो मुझे मैं आपको बता पाऊंगा, क्योंकि मैंने इतने सारे क्वेश्चन से गो थ्रू किया है कि लगता है कि नहीं ये तो पढ़ा हुआ है, इसका आंसर ये होगा, ऐसा। मतलब आपने जो है सो क्वेश्चन स्कैन कर लिया था, आपके पास सिलेबस का कोई स्कैन वो नहीं है कि मतलब गांधी युग के बाद क्या आएगा, ये आगे पीछे, वो वाली कहानी नहीं थी। लेकिन आपने प्रीवियस ईयर पूरा रट्टा मार दिया था। क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन से गो थ्रू किया था, तो थोड़ा सा उससे आइडिया लग गया था कि क्या है क्या नहीं है। रीजनिंग के लिए क्या अप्रोच अपनाया था आपने? रीजनिंग के लिए तो जो मैं कोचिंग में जाता था, उसमें एक अजय कुमार अग्रवाल का बुक आता है, ग्रीन वाली मोटी किताब आती है, उससे मैंने क्वेश्चंस बनाए थे। उसका फिर वो बस कोचिंग में बुक से बनाया था, जो कि एक बेसिक बुक है, जो कोई भी तैयारी स्टार्ट करे, एक ही बुक है वो रीजनिंग के अजय कुमार अग्रवाल की। और भी कुछ बुक हो सकती है, बट मैंने उससे किया, तो उससे मैंने स्टार्ट करा। उससे कुछ पैटर्न पता चले। शुरू में तो हम लोग को पता नहीं था कि रीजनिंग क्या होता है। आजकल के तो क्लास 4-5 से रीजनिंग पढ़ाई होना शुरू हो जा रहा है, लेकिन हम लोग के टाइम में जब तैयारी करने आए तो पता चला कि रीजनिंग होता है, रीजनिंग में इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो बेसिक उस बुक से मैंने पढ़ाई शुरू करी। उसके बाद फिर सेट से उसको किया। रीजनिंग का मतलब बेसिकली आपने वो प्रैक्टिस किया था उस बुक से। और इसके अलावा जो लेटेस्ट क्वेश्चन अभी मतलब जो पैटर्न में चल रहे हैं, उसका कहाँ से प्रैक्टिस किया था आपने? उसका बस सेट प्रैक्टिस जो करते थे, सेट प्रैक्टिस करते थे। के बाद ना मैंने दिन भर में मेरा फिक्स था कि चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं भी रहना है, एक सेट तो मिनिमम एक सेट तो बनाना ही। लेकिन मैं कोशिश करता था कि 2 सेट बनाएं और उसको पूरी तरह से हम खत्म कर लें उस दिन। मतलब उसका पूरा इंग्लिश 25 का 25 क्वेश्चन विथ उसके ऑप्शंस के साथ, क्या उसका मीनिंग है, जीके का 25 का 25 क्वेश्चन,
मैथ्स का 25 क्वेश्चन, रीजनिंग का 25 का, मतलब एक सेट से पूरा गो थ्रू कर ले, क्योंकि ताकि पूरा सिलेबस से गो थ्रू हर दिन हो जा सके। और हम ये भी बोलना चाहेंगे पढ़ाई जो शुरू कर रहे हैं आप लोग, तो बीच में गैप मत आने दीजिए, कि अगर आप पढ़ाई शुरू की सीरियसली तो फिर आप कोशिश करिए, आप कहीं शादी में, कहीं भी तबियत खराब है, बट मोबाइल में अब तो टेक्स्ट बुक भी है, टेक्स्ट बुक से भी काफी सारे मैंने मॉक्स दिए हैं, तो टेक्स्ट बुक को खोल के उसका कुछ भी मॉक दीजिए, कुछ रैंडम कुछ भी टिक कर दीजिए क्वेश्चन, लेकिन फिर जाके उसका क्लियर करिए अच्छे से, उसका फिर से आंसर के साथ उसको मतलब टच में बने रहिए डेली। CGL 22 के प्रिपरेशन जो है उस समय क्या आपका जॉब लग चुका था, मतलब आप ज्वाइन कर चुके थे? हाँ। तो उसके बाद आफ्टर जॉब आपने कैसे तैयारी की? मतलब जॉब का एक बर्डन कि आपको 7 घंटे 8 घंटे 6 घंटे जो भी हो, जरूरत पड़ने पे 9 घंटे आपको ड्यूटी भी करना है, घर पे आके खाना भी बनाना है, बाकी के सिचुएशंस को हैंडल करना है कि मतलब घर से फोन आ रहा है उनसे बात करें, फिर ऑफिस में कभी टेंशन हो गया, उन सभी सिचुएशन को कैसे हैंडल किया आपने? हाँ, तो ये तो जॉब लगने के बाद तो थोड़ा सा कंफर्ट जोन था, लगा था कि चलो जॉब हो गई बैंगलोर में, मस्त जगह, बिहार से पहली बार निकल के सीधा बैंगलोर, तो लग रहा था कि जन्नत में आ गए। शुरू में तो बहुत अच्छी फीलिंग थी, लेकिन फिर धीरे धीरे रियलाइज हुआ वहाँ पे देख के कि लेवल 1 की जॉब से आपकी पूरी जिंदगी नहीं चल सकती, फिर आपको लगता है कि आपने इतनी पढ़ाई करी है, फिर आप कुछ अच्छा डिजर्व करते हैं। तो फिर मैं शुरू का 3-4 महीने तो सेट होने में चले गए, फिर ज़्यादा कुछ पढ़ाई में ध्यान में, फिर धीरे धीरे वहाँ पे मेरी दोस्ती हुई, 1-2 अच्छे दोस्त मिले, सूरज पांडे, अमन, तो मतलब साथ में फिर हमने तैयारी शुरू की धीरे धीरे करके कि नहीं अब कुछ आगे अच्छा करना है तो फिर पढ़ना पड़ेगा। शुरू का एक बार फिर मेरा भी पढ़ाई का लिंक टूट चुका था, शुरू का 3-4 महीना फिर सेट करने में चला गया कि होगा कि नहीं होगा। फिर CGL 22 में बहुत सारी वैकेंसी है, तो लग रहा था कि चलो लेवल 1 पे कम से कम लेवल 4 का पोस्ट मिल जाए, तो ताकि यहाँ से आदमी निकले और मतलब एक होता ना एक अच्छी जगह पे जाए, ऐसा सोच के तैयारी शुरू की। बट फिर धीरे धीरे करते करते अच्छे से पढ़ाई करने के बाद नंबर आ गया। और ये तो कभी नहीं सोचा था कि मेरा रैंक 3 डिजिट में 259 रैंक आएगा, ये तो कभी सोचे ही नहीं थे। मतलब CGL 22 में आपके कितने रैंक थे? 259 था। 259। चलिए, बहुत ही अच्छा रैंक रहा आपका। और मतलब आपको आपका होम जोन में आपको एज ए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली। तो आपने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही क्यों चुना? GST क्यों नहीं चुना, या CSS क्यों नहीं लिया? ED का आजकल भौकाल बना है, तो क्या आपने पहला ही इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ऑप्ट किया था या कुछ और ऑप्ट किया, वो मिला नहीं? एक्चुअली मतलब दिमाग में शुरू से था कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एक अच्छी पोस्ट है, अगर होम स्टेट में मिल जाए। हमने भी बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे हैं, हर जगह ये बताते हैं अगर होम स्टेट में इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर आप लग जाते तो उससे बेटर कुछ हो नहीं सकता। लेकिन अपने पढ़ाई का लेवल देखते हुए तो मैं सोचता नहीं था कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कभी मिलेगा, उतना रैंक आएगा। फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लेके घर से दूर साउथ में जाना या फिर मुंबई में जाना या फिर कहीं मतलब घर से ज़्यादा दूर जाना सही नहीं था। तो मैं तो मतलब तैयारी थी, तो बस हम लोग यही सोचते थे, हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया था कि हम लोग इस पास CSS में काफ़ी वैकेंसीज थी 980 के आसपास, तो हम लोग कम से कम CSS में ASO मतलब बेस्ट उस टाइम तक ये था कि ASO में चले जाना है। और ASO की जितनी सारी वीडियो होती है बाकी सब कुछ देख के एग्जाम भी अच्छा चला गया, पेपर अच्छा चला गया, आंसर किया आ गया, तो लगा कि मार्क्स भी सबसे ज़्यादा आ गए। इतना मार्क्स तो मतलब मुझे जब मैं सेट बनाता था तो उसमें मेरे हाईएस्ट मार्क्स 318 आए थे। हाईएस्ट 318 आए थे। और मतलब जो आंसर किया है उसमें आंसर किया है तो उसमें मेरे 331 मार्क्स आए थे। क्या बात है, आंसर की में आपके 331 मार्क्स आ गए। तो और मेरे 332 थे। फिर आपका रैंक ज्यादा कैसे हो गया? क्योंकि मेरा हार्ड शिफ्ट में पड़ा था। अच्छा, आपका हार्ड शिफ्ट में था, आपने नॉर्मलाइजेशन मिल गया। मतलब ये डकवर्थ लुईस मेथड जो क्रिकेट में चलता है उसी तरीके का एक मेथड है, नॉर्मलाइजेशन मेथड, जिससे इनका रैंक मेरे से अच्छा हो गया। खैर, हम दोनों लोग बिहार जोन में है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। फाइनली हम लोग अपने गोल्स अपने मतलब होम जोन में जो है पहले आ गए, ये सबसे बड़ी बात है। आज का ये जो दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, मतलब लोगों के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हो गए हैं। अगर उसको पॉजिटिवली यूज करें, जैसे आप यूट्यूब है या फिर कोई भी करियर व्हील ऐप है या कोई भी टीचर है, तो आप घर पे मतलब पढ़ सकते हैं, बाहर जाने की जरूरत नहीं, आपका समय बचेगा, पैसा बचेगा, रिसोर्सेज बचेंगे, एनर्जी बचेगा। लेकिन उसके बाद भी लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, मतलब फेसबुक चला रहे हैं, यूट्यूब पे गाना सुन रहे हैं। तो जब आप जॉब में नहीं थे तब आप कैसे मतलब यूट्यूब को यूज करते थे, सोशल मीडिया को, और उसमें क्या क्या करते थे जिससे डिस्ट्रैक्शन ना हो? थोड़ा उसके बारे में बताइए। नहीं मतलब जॉब में आने से पहले भी थोड़ा थोड़ा तो सब कुछ यूज करते थे। थोड़ा ऐसा नहीं था कि मैंने सबसे दूरी बना ली थी फेसबुक से, बट बस थोड़ा मतलब उसके बाद क्या था कि मैं काफी कम मतलब होता है ना कि फालतू टाइम में या फिर बहुत ज्यादा थक गया या मूड नहीं कुछ, तो फिर मैं उस टाइम में फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, जो भी है सब कुछ ऐसा चलता था पैरेलली। बट हाँ, ये था कि हम जब ज्यादा टाइम वेस्ट होने लगता था ना, तो खुद में फील आता था कि यार क्या कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद से फिर मेरा ये आदत होने लग गया कि कुछ भी हो, खाना खा रहे हैं तो खान सर का कुछ वीडियो चला लो, कुछ वीडियो चला लो, कुछ भी जहाँ से कुछ ना कुछ मिल जाए, मतलब कुछ पॉजिटिव मिल जाए, ऐसे लगा दिए वीडियो। हाँ, देख रहे हैं, कुछ खा रहे हैं कि एक ही GS मिल जाए। बस हाँ, बहुत सारा वीडियोस डाउनलोड करके रख लिए, करंट अफेयर्स का, कुछ टॉपिक्स का। कहीं जा रहे हैं तो ईयरफोन लगा के, साइकिल से जा रहे हैं आराम से ईयरफोन लगा लीजिए, वहीं चल रहा है, भले आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट
कुछ लगता तो था कि मिलेगा। हाँ, कुछ तो मिलेगा, कुछ तो क्वेश्चंस होंगे इस तरह से करके, तो पॉजिटिवली भी यूज करना। बट ये नहीं, कोई जरूरी नहीं कि आपको एकदम मॉन्क मोड में चला जाना है, सबसे दूर, घर वालों से दूर, उससे दूर, उससे, वैसा कुछ नहीं। आप सब कुछ मैनेज करके भी अच्छे से चल सकते हैं, बट इफेक्टिवली आपको टाइम मैनेज और आपको अपना खुद का फ्यूचर दिखना चाहिए कि मैं ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, ऐसा आपको खुद में अवेयरनेस होना चाहिए। मतलब ये कुछ दिनों की बात है, जब जॉब हो गया, अब ये मान लीजिए इनका जॉब हो गया, अब कुछ देर पहले इन्होंने बोला था कि थोड़ा अवॉइड कीजिए, शादियों में जाना है, अब ये कहीं भी जा सकते हैं, जाएंगे तो इनका एक अलग सोशल स्टेटस होगा, लोग इन्हें रेस्पेक्ट देंगे, तो ये सारी चीजें भी होती है। तो शुरू में मतलब आपके हिसाब से थोड़ा बैलेंस अप्रोच या थोड़ा सा सेल्फिश अप्रोच भी बोल सकते हैं कि पहले अपना खुद का देखो, पहले खुद बन जाओ, फिर समाज के बारे में सोचो। तो इस तरीके का सोच रखना चाहिए। और ये बताइए, कभी ड्यूरिंग प्रिपरेशन कभी ऐसा डर नहीं बनता था कि मेरा कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा कुछ हो ही ना, कुछ हो ही ना? हाँ, ऐसा लगता है, फ्रस्ट्रेशन हावी हो जाना frustration कि अब तो होता है। कुछ हो ही नहीं रहा है, तो क्योंकि उस समय कैसे सिचुएशन को हैंडल करते थे? सिचुएशन हैंडल का उस टाइम तो काफी बुरा तो लगता है, बट फिर क्या है कि हमारे पास फिर रीस्टार्ट, अभी तो एक मूवी भी आई है, उससे भी सब लोग देखे होंगे जो भी एस्पिरेंट्स हैं 12th फेल, तो ये मतलब आपको करना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं मूवी देख के बहुत ज्यादा वो फिल्मी बातें कर रहा हूँ, रिजल्ट आ गया तो कुछ भी बोल रहा है, ऐसा नहीं। लेकिन आपको फिर ऑप्शन नहीं, हमारे पास ऑप्शन क्या, हमको तो करना ही पड़ेगा। लेकिन एक अपने आप में वो होना चाहिए कॉन्फिडेंस की, नहीं अभी नहीं हो रहा है, लेकिन कभी, ये मेरा था कि सीजीएल अभी नहीं निकल रहा है, कभी ना कभी, अब ये नहीं बोलेंगे कि इसी अटेम्प्ट में, लेकिन था कि चलो एज लास्ट होने से पहले सीजीएल पक्का निकालेंगे, ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मतलब आपका जो भी, ये सीजीएल नहीं, जो भी आपका मोटिव है, मतलब जो भी अगला कोई भी एग्जाम है, तो इनका बेसिक पर्पस ये होना चाहिए कि इस बार तोड़ेंगे नहीं, मतलब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, हाँ, बस ये था, तोड़ना ही है। तोड़ना ही है। हाँ। और भी जो है कुछ अपने जो भी दर्शक हैं उनको कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ राय सजेशन तो बता दीजिए। बस हम यही बोलना चाहेंगे कि सब लोग अपने गोल को फोकस करके, एक गोल को पहले तो एक गोल बनाइए, उसके ही डायरेक्शन में आप लोग चलिए तो ठीक रहेगा। डिस्ट्रैक्शन से बचिए। अब ये नहीं कि आपको माउंट मोड में चले जाना है, स्टोइक हो जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ को आप मैनेज करके भी चल सकते हैं, बट आप में अवेयरनेस होनी चाहिए कि कहाँ ज़्यादा हो रहा है। आपको ज़्यादा ध्यान पढ़ाई पे देते हुए, गोल एक डायरेक्शन में चलते हुए, सब कुछ मैनेज करते हुए आप सब कुछ आसानी से कर सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बस लगे। चलिए, बहुत ही धन्यवाद आपका सौरभ जी, आपने समय दिया और